अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, यानी कि मियोसिस की जानदारों के लिए क्या अहमियत है, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मियोसिस की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि इसमें जब सेल को डिवाइड होता है तो उसमें 4 डॉटर सेल्स बनते हैं और हर डॉटर सेल में क्रोमोसोम्स की तादाद पेरेंट सेल में क्रोमोसोम्स की तादाद के आधी हो जाती है। मियोसिस की अहमियत की बात करें तो सबसे पहले मियोसिस की अहमियत डिस्क्राइब की थी अगस्ट वेस्टमैन ने, डिस्क्राइब्ड इन 1890 में बाय जर्मन बायोलॉजिस्ट ने, अगस्ट वेस्टमैन उसका नाम है, फॉर रिप्रोडक्शन एंड इनहेरिटेंस के सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। सबसे पहले अगस्ट वेस्टमैन ने जानदारों में विरासत और जानदारों में रिप्रोडक्शन के अमल में मियोसिस की क्या अहमियत है ये बतलाया। तो आज हम मियोसिस की 2 बड़ी अहमियत के बारे में बात करेंगे, दैट इज मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोमल नंबर इन नेक्स्ट जनरेशन, और दूसरी हमारे पास इसकी अहमियत होती है प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशंस इन नेक्स्ट जनरेशन। पहली बात करें मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोमल नंबर इन नेक्स्ट जनरेशन के, मियोसिस के अमल से हम अगली नस्ल में क्रोमोसोम्स की तादाद को मेंटेन करते हैं। आप ये बात जानते हैं कि इस दुनिया में तमाम जानदारों की जो स्पीशीज होती हैं उनके पास क्रोमोसोम्स की तादाद फिक्स होती है। हम इंसान हैं तो हमारे हर सेल में क्रोमोसोम्स की तादाद, हमारे हर डिप्लॉइड सेल में क्रोमोसोम्स की तादाद 46 होती है। देखिए, अगर हमारे पास ये 46 वाला सेल है, 46 वाला, अगर हम स्पर्म बनाते, एग बनाते बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, यानी कि क्रोमोसोम्स को आधा ना करते, तो हमारे स्पर्म और एग भी 46 वाले होते और इस तरीके से जाइगोट जो बनता हमारे पास, उसके पास क्रोमोसोम की तादाद क्या हो जाती, फिर 46 to 92 वाला जाइगोट बनता। तो मतलब अगली नस्ल में हमारे पास क्रोमोसोम्स की तादाद 92 हो जाती। लेकिन ऐसा क्यों नहीं है? ऐसा इसलिए नहीं है कि हमारे ये जो डिप्लॉइड सेल होते हैं वो माइटोसिस नहीं, मियोसिस के जरिए स्पर्म और एग बनाते हैं। जब ये मियोसिस करते हैं, मियोसिस के अमल के जरिए 4 सेल बनते हैं, हैप्लॉइड सेल बनते हैं और क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं 23 वाला एक स्पर्म बनता है और इस तरीके से 23 वाला एक एग बनता है। तो वाला एग जब आपस में फर्टिलाइजेशन करते हैं तो 46 वाला जाइगोट बनता है। तो नए जानदार में क्रोमोसोम्स की तादाद अपने पेरेंट के बराबर हो जाती है। कैसे हो जाती है? बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। अगर मियोसिस ना होती और क्रोमोसोम आधे ना होते तो नेक्स्ट जनरेशन में हम क्रोमोसोम्स की तादाद को मेंटेन ना कर सकते। इस तरीके से हर जानदार अपने क्रोमोसोम्स की तादाद को नई नस्ल में मेंटेन करता है बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। मियोसिस के जरिए क्रोमोसोम आधे करता है और हैप्लॉइड गैमीट्स बनाता है। फिर वो गैमीट्स जब आपस में फ्यूज होंगे तो एक डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। ये डिप्लॉइड जानदारों की बात कर रहे हैं, समझ आ गई है? अगर माइटोसिस के लिए हम अपनी मिसाल लें, हमारे अंदर अगर मियोसिस ना होती और नई नस्ल के लिए स्पर्म और एग जो जाते हैं उन सेल्स के अंदर 46 क्रोमोसोम होते, तो फिर हमारी अगली नस्ल में 92 वाला नई औलाद बनती, नया जानदार बनता। तो इस हिसाब से फिर 92 वाले आगे फिर अपने स्पर्म और एग बनाते, 92 वाले फिर वो फ्यूज होते तो और बढ़ जाते। तो फिर हिसाब लगाएं, हजरत आदम से आज तक कितने इंसान के अंदर क्रोमोसोम बढ़ते बढ़ते कितने हो जाने थे। तो इसलिए उनके पास भी 46 उनके सेल्स में क्रोमोसोम थे, हमारे अंदर भी 46 है। ये क्रोमोसोम मेंटेन कैसे हो रहे हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। दूसरा, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो उनके अंदर 2 जनरेशंस एक के बाद दिगरे अल्टरनेट होती रहती हैं, तब्दील होती रहती हैं। प्लांट्स जो हमें बाहर से नज़र आ रहा है, फूलदार पौधे की बात करते हैं हम, फ्लावरिंग प्लांट्स जो इन इर्द गिर्द हमें नज़र आ रहे हैं, ये डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जनरेशन कहलाती है। जो भी पौधे का हिस्सा हमें नजर आ रहा है ये स्पोरोफाइट है और डिप्लॉइड है। इसके अंदर क्रोमोसोम्स पेयर्स की शक्ल में होते हैं। लेकिन यही प्लांट जब फूल बनाता है तो फूल का पता है आपको, पौधे का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाता है। तो उसके अंदर रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं और रिप्रोडक्टिव सेल्स कहाँ पर मौजूद होते हैं? मेल और फीमेल पार्ट में। फूल की जो ओवरी होती है उसके अंदर एग बनता है और फूल का जो स्टेमन होता है उसके पास जो ऊपर एंथर होता है, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं और पोलन ग्रेन्स के अंदर न्यूक्लियस बनते हैं जो कि स्पर्म कहलाते हैं। तो इस तरीके से वो स्पर्म और एग जो बनते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। इस तरीके से वो स्पर्म और एग को जो सेल बनाते हैं वो मियोसिस का प्रोसेस करते हैं और वो गमीटोफाइट जनरेशन कहलाती है जो कि हैप्लॉइड है। और दूसरी जो हमें बाहर से नजर आ रहा है पौधा, वो स्पोरोफाइट कहलाती है। कहने का मतलब ये है कि आपको जो एक प्लांट नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं स्पोरोफाइट जनरेशन है। ये क्या है? ये स्पोरोफाइट जनरेशन है। तो ये 2n होती है। स्पोरोफाइट जनरेशन की जब हम बात करते हैं, जब ये बालिग हो जाते हैं और फ्लावरिंग करते हैं तो फूलों के अंदर मेल और फीमेल पार्ट के अंदर मियोसिस के प्रोसेस से ये बनाते हैं स्पोर बनाते हैं और इस तरीके से स्पोर फिर क्या हो जाते हैं? हैप्लॉइड हो जाते हैं। यानी कि ये 2n थे तो ये फिर 1n होंगे। ये हैप्लॉइड स्पोर्स बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। उसी फ्लावर के अंदर ये स्पोर्स फिर अपने आप को आगे
बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, क्योंकि मियोसिस एक बार जब हो गई तो दूसरी बार मियोसिस 1 नहीं होगी। जब एक बार डिप्लॉइड सेल मियोसिस कर लेते तो आगे माइटोसिस तो हो सकती है, लेकिन मियोसिस का प्रोसेस कभी नहीं होगा। तो इस तरीके से फिर स्पोर जो होते हैं वो माइटोसिस के प्रोसेस से गेमीटोफाइट जनरेशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पौधों के अंदर गेमीटोफाइट जनरेशन बनाते हैं, क्योंकि इसने गेमीट्स बनाने होते हैं, और ये गेमीटोफाइट किसके नतीजे में बनी है? मियोसिस के नतीजे में बनी है, इसलिए ये क्या होती है? ये होती है हैप्लॉइड। तो हैप्लॉइड गेमीटोफाइट फिर क्या करती है? माइटोसिस के प्रोसेस से, किस प्रोसेस से? बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, यानी कि 1n वाला माइटोसिस करेगा ना तो 1n वाले ही सेल्स बनाता है। तो इसकी गेमीटोफाइट जनरेशन माइटोसिस के प्रोसेस से गेमीट्स बनाती है। मेल गेमीट्स भी बनते हैं फ्लावर के अंदर, फीमेल गेमीट्स भी बनते हैं। फिर ये गेमीट्स क्या होते हैं? ये 1n होता है और ये भी 1n होता है, ठीक है। तो अब ये गेमीट्स जो 1n है, दोनों हैप्लॉइड हैं। जब पोलिनेशन का प्रोसेस चलता है फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर, तो ये गेमीट्स फिर क्या होते हैं? मिलते हैं। तो इनकी फ्यूजन से, इनकी फर्टिलाइजेशन से एक जाइगोट बनता है। जाइगोट फिर इनके अंदर क्या होगा? 1n इसका 1n इसका 2n, मतलब जाइगोट क्या होता है? डिप्लॉइड होता है। फिर ये जाइगोट बार बार माइटोसिस का प्रोसेस करता है, और माइटोसिस करने के बाद ये फिर आगे एम्ब्रियो बनाता है, सीडलिंग बनाता है, और उसके बाद फिर वो बीज जब उगेगा तो एक नया प्लांट हमारे पास सामने आएगा, और वो क्या कहलाएगा? एक स्पोरोफाइट जनरेशन, जो कि 2n होगी। फिर वो पौधा जब बालिग होगा तो वो भी फिर मियोसिस का प्रोसेस करेगा, अपने फ्लावर्स बनाएगा, फ्लावर्स के अंदर मियोसिस करके स्पोर्स बनाएगा, स्पोर्स आगे फिर माइटोसिस करके गेमीटोफाइट जनरेशन करेंगे। इस तरीके से पौधों के पास ये जो स्पोरोफाइट होती है ये इंडिपेंडेंट होती है, ये आज़ाद होती है, क्योंकि इसकी जो सेल्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। जो गेमीटोफाइट होती है हमें नज़र तो नहीं आती, और इसलिए ये डिपेंडेंट होती है स्पोरोफाइट के ऊपर, उसी के ऊपर लगती है, उसी के फ्लावर्स में बनती है। तो ये प्रोसेस कहलाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन का मतलब होता है बदलती रहती है, जनरेशन मतलब नस्लें। तो पौधों के अंदर ये 2 नस्लें बदलती रहती हैं, और ये अल्टरनेशन और जनरेशन वाला प्रोसेस ओनली किसके जरिए पॉसिबल है? बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। तो ये है हमारे पास मियोसिस की अहमियत। तो दुनिया में कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी स्पोरोफाइट जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं होती, वो डिपेंडेंट होती है गेमीटोफाइट के ऊपर। जो हैप्लॉइड पौधा होता है वही थैलेस बनाता है, जैसे कि ब्रायोफाइट प्लांट्स हो गए, मॉसेस हो गए, उनकी हैप्लॉइड गेमीटोफाइट के ऊपर एक स्पोरोफाइट होती है, जबकि यहाँ पर स्पोरोफाइट के अंदर एक गेमीटोफाइट बनता है। तो इस तरीके से पौधों में बहुत मुख्तलिफ जनरेशंस पाई जाती हैं, और वो जनरेशंस चेंज कैसे होती हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, और ये फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर हमने देखा है। तो दूसरा हमारे पास इसका मियोसिस का क्या फायदा होता है? प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशंस इन नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट जनरेशन अगली नस्ल, मतलब अगली नस्ल में तगय्युरात पैदा होती है। हम मुकम्मल तौर पर अपने वालिदैन जैसे क्यों नहीं है? मिलते जुलते हैं लेकिन मुकम्मल नहीं है, क्योंकि हमारा जो जेनेटिक मेकअप है, हमारे दोनों वालिदैन का एक मिक्सअप है, और हम बिल्कुल चेंज है उनसे। हमारा जेनेटिक मेकअप उनसे बिल्कुल चेंज है, बिल्कुल एग्जैक्ट उनकी कापी हम नहीं है, क्योंकि हम सेक्स और रिप्रोडक्शन के जरिए पैदा हुए हैं। देखें, जब मियोसिस का प्रोसेस होता है तो मियोसिस में हमने एक प्रोसेस पढ़ा था मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में, क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर के दौरान भी हमने ये बात की थी कि हमारा जो जेनेटिक मेकअप होता है वो दोनों पेरेंट्स का पहले मिक्स किया जाता है, और एक नया जेनेटिक मेकअप तैयार किया जाता है। तो जब क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस हो जाता है एक मेल के अंदर भी और एक फीमेल के अंदर भी, तो मेल के स्पर्म सेल के अंदर जो क्रोमोसोम है वो भी क्रॉसिंग ओवर से गुजर चुके हैं, फीमेल के एग सेल के अंदर जो क्रोमोसोम है वो भी क्रॉसिंग ओवर से गुजर चुके हैं। तो इस तरीके से फिर हमारे पास जो नए सेल बनेगा उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होंगे उसके पास दोनों पेरेंट्स का जो जेनेटिक मेकअप होगा वो भी पहले से मिक्सअप है, और आगे जाकर नए कम्बिनेशंस बनते हैं, और इस तरीके से इन नए कम्बिनेशन से वेरिएशंस पैदा होती हैं। वेरिएशंस हम कहते हैं तगय्युरात को, यानी कि जानदारों के अंदर जो तगय्युरात होती हैं वो जेनेटिक मेकअप में नए कम्बिनेशंस होते हैं जो उस जानदार को बदलते माहौल में फिट करते हैं। तो किसी भी माहौल में जानदार को फिट करने के लिए ये तगय्युरात बहुत ज़रूरी होते हैं। हमारा जो जेनेटिक मेकअप है वो हमसे 1000 साल पहले इंसानों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि वो अगर इंसान आज के दौर में इधर हो तो उनका जेनेटिक मेकअप इस माहौल में फिट नहीं आएगा जितना हमारा आ रहा है, क्योंकि हम क्रॉसिंग ओवर के प्रोसेस से गुजर चुके हैं। नया जानदार जो होता है उसमें फिर नई तब्दीली आती है। इस तरीके से क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस से वेरिएशंस पैदा होती हैं, और ये वेरिएशंस उस जानदार को उसके बदलते माहौल में फिट करते हैं। तो ये था हमारे पास सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। इसमें किसी बात की समझ नहीं तो सवाल पूछना है।